दोस्तों, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और मान लीजिए आपने उस प्रॉपर्टी को आपने बेचने का मन बना लिया है और आपको खरीदार भी मिल गया है और खरीदार मिलने के बाद आपने उस प्रॉपर्टी को उसको बेचने के लिए एक इकरार कर लिया है, बेचान इकरारनामा बना लिया है और उससे पेशगी अमाउंट भी ले लिया है। जो शुरू में साई पेटे पेमेंट लिया जाता है वो पेमेंट भी आपने ले लिया है। जैसा कि आपको पता है, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने से पहले एक इकरारनामा या एग्रीमेंट बनाया जाता है, सेल एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। तो वो सेल एग्रीमेंट आपने बना लिया है। प्रॉपर्टी बेचने का आपका मानस भी था, लेकिन अब आपका मानस बदल चुका है। उसमें कई कंडीशन हो सकती है, आपके घर वालों का दबाव हो सकता है या प्रॉपर्टी की सही वैल्यू बाद में आपको पता चलती है, तो आपका मन चेंज हो जाता है कि मैंने प्रॉपर्टी को सस्ता बेच दिया। कई ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से हमारा प्रॉपर्टी बेचने का मन बदल जाता है और हमने चूंकि इकरारनामा निष्पादित कर दिया है, तो अब हम क्या करें कि हमारी प्रॉपर्टी की डील कैंसिल हो जाए और किस तरह से कानूनी तरीके से हम हमारे सेल एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, उसका तरीका आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, एग्रीमेंट निरस्त करने के दो तरीके होते हैं। कई बार जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो चाहता है कि मैं एग्रीमेंट को कैंसिल कराऊं, वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचना चाहता। और दूसरी परिस्थिति वो होती है कि जिसने खरीदा है, यानी कि जो क्रेता है, उसका मानस बदल जाता है और वो अपनी डील को कैंसिल करना चाहता है। वो चाहता है कि ये डील कैंसिल हो जाए और वो उस एग्रीमेंट में लिखी शर्तों को कैंसिल कराना चाहता है। तो सबसे पहले हम वो बात करेंगे जिसमें प्रॉपर्टी को बेचने वाला यानी कि विक्रेता अपने सेल एग्रीमेंट को कैसे निरस्त करवा सकता है, वो भी कानूनी तरीके से। तो दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, एग्रीमेंट कैंसिल करवाने के कुछ कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेल एग्रीमेंट विक्रेता कैंसिल क्यों करना चाहता है, उसके मेन कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर कारण ध्यान में आता है वो ये है कि विक्रेता को ये लगता है कि उसके साथ प्रॉपर्टी बेचने में कुछ धोखा हुआ है, कुछ ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो वो बात क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि मान लीजिए उसके पास कई तरह की प्रॉपर्टी है और एग्रीमेंट में जो प्रॉपर्टी वो बेचना चाहता था उस प्रॉपर्टी की डिटेल ने डालकर किसी और प्रॉपर्टी की डिटेल डाल दी गई है और अनजाने में उसने उस पर साइन करके दे दिए हैं और उसके साथ एक तरह का फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। दूसरी कंडीशन विक्रेता के साथ ये हो सकती है दोस्तों कि एग्रीमेंट में उसको जो एडवांस पैसा दिया गया, शो किया होता है, वो एक्चुअली दिया नहीं होता है और एग्रीमेंट साइन करवाते वक्त ये कह दिया जाता है कि अभी दे देंगे और एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है और उसके बाद उस पैसे को देने में आनाकानी की जाती है, उस पैसे को देने में कोताही बरती जाती है। या इसमें एक चीज़ ये होती है दोस्तों कि विक्रेता को ये लगता है कि प्रॉपर्टी उसने फलां आदमी को बेची है और एग्रीमेंट किसी और तीसरे आदमी के नाम करवाया गया है, यानी कि जिसको बेची गई है उसको नहीं करवाकर किसी और के नाम से एग्रीमेंट कराया गया है। इसके अलावा एक मेजर धोखा आपके साथ ये हो सकता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए किसी व्यक्ति से सिर्फ बात की है और वो आदमी उसके लिए एग्रीमेंट टाइप करवा के ले आया और उस पर आपके हस्ताक्षर भी उसने कर दिए और आपको सिर्फ पैसे दे दिए और आपको कह दिया कि मैंने डील फाइनल कर ली है। तो विक्रेता के जब एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं, तो फिर वो एग्रीमेंट वैसे भी वैलिड नहीं है। लेकिन क्रेता को शो करने के लिए फर्जी साइन करके लोग एग्रीमेंट बना देते हैं। तो ये कंडीशन तो विक्रेता के सामने इस तरह से आती हैं। अब दूसरी एक परिस्थिति आती है कि मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी को अपने घर परिवार वालों से बिना पूछे सेल कर दिया और अब आपके घर वाले उसका विरोध कर रहे हैं और अब आप उनके कहने में आकर उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं और एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट तो साइन हो जाता है, लेकिन आपको पैसा प्रॉपर नहीं मिलता या पेशगी जो अमाउंट देने की बात हुई थी वो एग्रीमेंट में पैसा दिया नहीं जाता और आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है और बाद में सिर्फ आपको आश्वासन मिलते हैं। तो उस कंडीशन में भी आप एग्रीमेंट को कैंसिल करवाना चाहते हैं। और कई बार ये होता है दोस्तों कि कोई आपके काम पड़ता है और उस काम पड़ने की वजह से, इमरजेंसी की वजह से उस प्रॉपर्टी को आप बेचकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन एग्रीमेंट करते ही आपकी वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो फिर आपका मन बदल जाता है क्योंकि आपका काम निकल चुका है। तो फिर आप ये सोचते हैं कि फिर प्रॉपर्टी को बेचने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आपका मानस बदल जाता है और उस कंडीशन में आप प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते और अपने एग्रीमेंट को कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो ये तमाम कारण हैं जिन वजह से आपका मन बदल जाता है, आप प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहते और अब आप एग्रीमेंट को निरस्त करना चाहते हैं। जो सेल एग्रीमेंट आपने विक्रेता को करके दिया है उसको आप कैंसिल करवाना चाहते हैं। जब आप ये कैंसिल करवाने की बात क्रेता से कहेंगे या आपके बीच में कोई प्रॉपर्टी डीलर है, तो उन लोगों से जब भी आप ये बोलेंगे
तो वो लोग आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको डराएंगे भी और आपको परेशान भी करेंगे। आपको ये कहेंगे कि आपको जेल हो जाएगी, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे, अब आप डील को निरस्त नहीं कर सकते। इस तरह से तमाम तरह की बातें इसलिए करेंगे कि वो आपकी डील को निरस्त नहीं होने देना चाहेंगे और वो ये चाहेंगे कि डील कैंसिल ना हो, एग्रीमेंट कैंसिल ना हो। लेकिन आपका काम निकल चुका है और आप ये चाहते हैं कि आप सेल एग्रीमेंट को निरस्त करना चाहते हैं, कैंसिल कराना चाहते हैं किसी भी हाल में, तो आपके पक्ष का कानूनी पहलू मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको किसी भी अच्छे लॉयर को हायर करके उस लॉयर को अपनी पूरी बात बता के सबसे पहले आपको एक नोटिस निकालना है और उस नोटिस में विक्रेता की तरफ से, क्योंकि विक्रेता आप हैं तो क्रेता के पक्ष में वो नोटिस जाएगा और उस नोटिस में आप वो बात लिखेंगे जिस वजह से आप उस एग्रीमेंट को कैंसिल करवाना चाहते हैं। उसमें वो सारी बातें जो कि मैंने वीडियो में पहले बताई हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको पैसे नहीं मिले हैं, ज़मीन की वैल्यू प्रॉपर नहीं मिली है, या जो भी कारण आपके सामने आया हो, जिस कारण से आपका मानस बदला हो, जिस जेन्युइन वजह से आपका मानस बदला हो, उस वजह को लिखकर आप एक नोटिस क्रेता के पक्ष में अपने लॉयर से करवाएंगे। इसके अलावा आप उस नोटिस में ये लिख सकते हैं कि जिस तरीके से उसने आपको पैसा दिया, अगर कैश पैसा दिया है, पेशगी जो अमाउंट दिया जाता है, तो वो उसको आप कहेंगे कि मुझसे आकर वापस ले जाएं, या अगर उसने आपको बैंक अकाउंट से पैसा दिया है तो आप उसकी बैंक डिटेल मांग सकते हैं ताकि आप उस पैसे को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। और इसमें आप उसको 7 दिन का पीरियड लिख कर दे सकते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अपना पैसा वापस नहीं लिया तो फिर आप किसी भी तरह के चैलेंज करने के अधिकारी नहीं रहेंगे और मैं ये एग्रीमेंट निरस्त करता हूँ। उसमें आप ये भी लिख कर दे सकते हैं कि अगर मुझे कोर्ट जाना पड़ा और मुझे मुकदमा करना पड़ा तो उसका सारा हर्जा खर्चा देने के जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका दोस्तों कि मान लीजिए आपका घर परिवार वालों ने मना कर दिया और मान लीजिए कि आपकी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है और आपने उसको सेल करने का इकरार कर दिया और अब घर परिवार में बाकी के जो लोग हैं उन्होंने आपको मना कर दिया और उस वजह से आप अपने एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने किसी परिवार के सदस्य से, भाई से, भतीजे से, बहन से, किसी से भी आप उसको एक नोटिस दिलवा सकते हैं और उसमें उसकी कंडीशन लिखवा सकते हैं कि भाई इसको बेचने का अधिकार नहीं था और इसने ये ज़मीन बेच दी है और अगर आप ख़रीदते हैं तो भविष्य में आप किसी भी डिस्प्यूट के शिकार हो सकते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी हम बेचना कैंसिल करना चाहते हैं। कई बार ये भी होता है कि आपको उसमें से कुछ ऐसे कारण शो करने होंगे जो आपके पक्ष के हों। मान लीजिए आप उसमें ये लिख सकते हैं कि आपने मुझसे फला चीज़ का इकरार किया था, वो आपने पूरी नहीं की, या आपने मुझे इतने पैसे देने का बोला था और आपने मुझे पैसे कम दिए। कई तरह के कुछ भी आप छोटे मोटे कुछ आरोप आपको उसमें लगाने पड़ेंगे। मेन कहने का ये अर्थ है दोस्तों कि एग्रीमेंट में आपको कुछ इस तरह की बातें जो पालना नहीं की गई है उनको काट करके उस नोटिस में आपको लिखना है कि फला बात कही गई थी और उसको पूरा नहीं किया गया, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता, मुझे आपको ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी है। दोस्तों, आप जो एग्रीमेंट निरस्त करना चाहते हैं और क्रेता इस बात के लिए मानने के लिए तैयार ना हो तो फिर आप एक पुलिस थाने में FIR दर्ज करवा सकते हैं और अगर पुलिस आपकी FIR को दर्ज न करे तो आप SP कार्यालय में परिवाद दे सकते हैं, या उसके बाद भी आपकी किसी भी सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप कोर्ट के जरिए इस्तगासा पेश कर सकते हैं और उसको नोटिस दिला सकते हैं। अब दोस्तों, लीगल तरीका ये है कि आप एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहते हैं और क्रेता इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है, तो अब आपको एग्रीमेंट कैंसिल करवाने के लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक वाद दायर करना पड़ेगा। उसमें आपका जो नोटिस आपने दिया है वो आपने SP कार्यालय में जाकर शिकायत दी है वो, या जो आपने FIR दर्ज कराई है इस्तगासा के आधार पर या पुलिस थाने के लेवल पर, तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी उस सिविल वाद में। वो एक इम्पोर्टेंट नोटिस बनेंगे और इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु बनेंगे आपके एग्रीमेंट को कैंसिल कराने के लिए। तो ये सिविल वाद आपके किसी भी मान्यवर अच्छे वकील के जरिए आप दायर कर सकते हैं और वकील के अकॉर्डिंग आप जब सारी बात उनको समझाएंगे तो वो आपको लीगली सारी चीज़ लिखकर उसमें आपके नोटिस, आपकी FIR और तमाम सबूतों के आधार पर सिविल वाद दायर करेंगे और वो सिविल वाद आपके पक्ष में जाएगा, क्योंकि उसमें आपके वैलिड कारण होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में पहले मैंने आपको बताया कि उसमें आपके साथ धोखा हुआ है, आपको पैसे नहीं मिले हैं,
किसी ने फर्जी साइन कर दिए हैं, कोई न कोई मूलभूत कारण होगा जिस कारण से आप एग्रीमेंट को निरस्त कर रहे हैं, तो वो कारण आपके पक्ष की मजबूती रहेगा और आपको वाद में कामयाब होने के लिए वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। अब दोस्तों कई बार ये भी होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पेशगी एडवांस बड़ा ले चुके होते हैं, मान लीजिए 5 लाख 10 लाख रुपए आपने ले लिए हैं और उस कंडीशन में आप एग्रीमेंट निरस्त करना चाहते हैं। क्रेता की तरफ से आपको ये कहा जाता है कि भी हमने आपको 15 लाख रुपए दिए तो हमें 30 लाख रुपए चाहिए या पैसा ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप कोर्ट में चले गए हैं तब तो आपको उस कंडीशन में उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको बैंक इंटरेस्ट ले सकता है। कोर्ट में जाने की वजह से पक्ष आपका मजबूत रहेगा और उस कंडीशन में उसको समझौता आपसे करना पड़ेगा और आपके जो दिए गए पैसे हैं वही पैसे लेने पर वो एग्री हो जाएगा। लेकिन आपको किसी भी डर की वजह से उसको आपको जो पैसा ज़्यादा दिया गया है या जितना दिया गया है उससे ज़्यादा देने की कतई ज़रूरत नहीं है, किसी भी दबाव में आने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी सेल एग्रीमेंट को कैंसिल कराया जा सकता है और किसी भी अच्छे लॉयर की मदद लेकर उस केस को जीता जा सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने अपने 22 वर्षों के रियल एस्टेट के नॉलेज के आधार पर यह जानकारी आपको दी है। बाकी जानकारी आप किसी लॉयर से अच्छे तरीके से इस बारे में डिटेल में ले सकते हैं। ये हमारी जानकारी हमारे ज्ञान के आधार पर आपको दी गई है और आपको सिर्फ सचेत करने के लिए है। आगे बढ़ने से पहले किसी अच्छे लॉयर की राय जरूर लेकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक करके जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।